हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले पार्शियल फ्रैक्शंस का पार्ट 1 हम पूरी तरह से समझ चुके हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स पार्शियल फ्रैक्शन की हमने कवर की थी और उस पर बेस्ड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने उसमें कवर कर लिए थे। पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट 2 में आपकी एक फॉर्म रह गई थी उस लेक्चर में, और उस फॉर्म में आपके पास क्या आइडेंटिफिकेशन रहती है कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है px बाय qx, तो उसमें px की जो डिग्री होगी वो qx की डिग्री के या तो इक्वल होगी या उससे ज्यादा होगी। उस पर्टिकुलर केस में हम पहले डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते, हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप उसको डिवाइड करोगे। आप डिवाइड करोगे px बाय qx, जो कि एक बहुत नॉर्मल सी बात है। जब मैं px को अगर qx से डिवाइड करता हूं तो यहां पे कुछ ना कुछ यहां पे क्वोशिएंट आएगा जिसको मैं कैपिटल Q से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, और कुछ ना कुछ एक रिमाइंडर आएगा। ठीक, तो उस सिचुएशन में हम इस फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, मैं px बाय qx वाला जो केस है उसको हम कैसे लिखेंगे, आपका क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में जो ओरिजिनल qx आपके पास है जो डिनोमिनेटर में, आप ये फॉर्म लोगे। आपको ये फॉर्म ध्यान रखनी है, जब भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल होगा या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा होगी, उस केस में आप नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं एक्सप्रेशंस को, आप डिवाइड करोगे और डिवाइड करने के बाद इस एक्सप्रेशन को आप लिखोगे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में एग्जैक्ट डिनोमिनेटर, और आप इस पर्टिकुलर फॉर्म में आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा पाओगे इस पर्टिकुलर फॉर्म में। तो इसके मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस करवा देता हूं, ये भी एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में काउंट किया जाता है। कई बार आपका 4 मार्कर इसी से निकलता है। डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन का या तो टिपिकल क्वेश्चन आएगा जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, कुछ आखिरी के कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें ये टाइप आइडेंटिफाई करके डायरेक्ट आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते, पहले आप इसको रिड्यूस करोगे इस फॉर्म में, देन पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे। तो टाइप आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसका पहले मैं एक आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाता हूं। आप इसमें अगर ध्यान से देखो, लिखा वैल्यूएट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स 1 माइनस 2x। तो इसमें अगर मैं ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करूं डिनोमिनेटर में, तो आप ध्यान से देखो इसकी डिग्री भी कितनी आ रही है, 2 आ रही है नीचे। ऊपर तो डिग्री 2 है ही, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी आपकी 2 आ रही है। तो इस केस में यहां पे क्लियर दिख रहा है मुझे कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ये तो हमें पता चल गया, अब मुझे इसे डिवाइड करना है। अच्छा, डिवाइड जब हम करते हैं तो हमने देखा हुआ कि जो आपका डिवाइजर है या जो डिविडेंड है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसमें एक्स स्क्वायर आपको लास्ट में दिया हुआ है, तो मैंने ना इसको ऐसे कंसिडर किया। अभी इंटीग्रेशन तो बहुत दूर की बात है, अभी इसमें कंसिडर किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2x। तो यहां पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, जब इसको ब्रैकेट आप जब एक्सपेंड करोगे तो आएगा x माइनस 2x स्क्वायर, उसमें से भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो आ गया 2x स्क्वायर माइनस में x। अच्छा, माइनस और माइनस क्रॉस हो गया तो आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस x का एक्सप्रेशन आ गया। मतलब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखोगे। और अब आप इसको डिवाइड करो रफ में, अगर आप इसको डिवाइड करते हो 2x स्क्वायर माइनस x से x स्क्वायर माइनस 1 को, तो क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिख रहा है 1/2 ही आना है ना, 1/2 आया। तो यहां पे क्या बना, एक्स स्क्वायर बन गया, देन माइनस x/2 को आप साइड में लिख दोगे, ये माइनस और पॉजिटिव आपका प्लस x/2 और -1, ये रिमाइंडर हो गया। इससे आगे तो डिवाइड होगा नहीं। तो इसको डिवाइड करने के बाद हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया था, q मतलब क्वोशिएंट हाफ प्लस रिमाइंडर आपके पास है x/2 -1 अपॉन में आपको क्या फॉर्म बताई थी, px बाय qx की फॉर्म। डिवाइड करने के बाद आप लिखोगे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में एग्जैक्ट जो डिनोमिनेटर आपके पास है। अब देखो इसमें ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा, इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। तो पहले मैं अब आपको ना पहले इंटीग्रेशन वाली फॉर्म पे लेके जाता हूं। ये तो आपका रफ वर्क था, ठीक है, इसको तो आपको नहीं देखना। अब इंटीग्रेशन अगर मुझे लेके चलना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2x, इसका इंटीग्रेशन देखना था मुझे। इस पूरे की सिंप्लीफाइड फॉर्म ये आ चुकी है,
आप लोगे 1/2 प्लस x/2 माइनस में 1 अपॉन में, मैंने x कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1। इसमें आपको दो फैक्टर्स दिख रहे हैं जिससे हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं आसानी से, कुछ इस तरह से। ठीक है, मैंने इसमें x कॉमन ले लिया। अब 1/2 का तो इंटीग्रेशन हो गया, 1/2 का इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा x/2 प्लस आपको इसका इंटीग्रेशन करना है बस अब x/2 माइनस 1 अपॉन में x 2x माइनस 1 dx, जिसको हमने क्या किया I1 ले लिया, इसको हमने इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को I1 ले लिया, इक्वेशन 1 मार्क कर दिया हमने। ये पूरा हमारा एक्चुअल इंटीग्रल हो गया। I1 को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से और यहाँ पे फिर वापस पुट कर देंगे। क्लियर हुआ कि ये डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन इसमें आप नहीं लगाओगे क्योंकि डिग्री दोनों की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सेम थी। तो हमने पहले उसको डिवाइड करने की कंडीशन को याद किया और डिवाइड किया, लेकिन डिवाइड करने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए, फिर डिवाइड, फिर एक पार्ट का तो इंटीग्रेशन हो ही गया। अब इसका बस पार्शियल फ्रैक्शन हमें इंटीग्रेशन करना है, तो मैं इसको पीछे कंसिडर कर लेता हूं। I1 है मेरे पास अब x/2 माइनस 1 x 2x माइनस 1 dx, तो इसको भी कंसिडर किया जाता है जब पार्शियल फ्रैक्शन लगाते थे। तो यहाँ पे आपका पिछले लेक्चर का कॉन्सेप्ट सामने आएगा, x/2 माइनस 1 x 2x माइनस 1, यहाँ पे आ रहा है a/x और ये आ रहा है b/2x माइनस 1, कुछ इस तरह से। a/x पहला फैक्टर, b/2x माइनस 1, फिर हम इसमें एलसीएम लेते थे, a के साथ 2x माइनस 1 और b के साथ x। ठीक है, अच्छा ये पूरा ही करके दिखा देता हूं जो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था। ये अभी LHS तो सेम ही रहता है, तो इसमें हम डिनोमिनेटर्स को कंपेयर कर देंगे। जब हमने डिनोमिनेटर्स को कंपेयर किया वो तो सेम है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, x/2 माइनस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 2x माइनस 1 प्लस bx। अब इसके बाद क्या होगा, आपका जो डिनोमिनेटर में पहली टर्म थी उसको हम 0 के इक्वल रखते थे, तो इसमें हम x को 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x को 0 पुट किया मैंने, तो ये हो गया आपका माइनस 1। अच्छा ये b इंटू 0, ये तो 0 हो गया। यहाँ पे x को 0 रखा तो आपके पास क्या आ रहा है, a के साथ भी माइनस 1 आ रहा है, तो a की वैल्यू तो आपको 1 मिल गई। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी थी हमें। फिर x की दूसरी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, एक बार हमने इसको 0 लिया, एक बार इसको 0 के इक्वल रखा हमने, तो x की वैल्यू 1/2 मिल गई नेक्स्ट फैक्टर को, तो x की वैल्यू 1/2 अब हम प्लेस करेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पे 1/2 रखा तो ये आपको मिल गया 1/4 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे b के साथ आ रहा है 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू बनेगी आपकी -3/4, एलसीएम लेने के बाद -3/4 इक्वल टू b इंटू हाफ। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू आपको क्या मिल गई, -3/2। b के लिए आपकी -3/2 आ गई, a आ गया, b आ गया। अब इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। अब आपने I1 को कंसिडर किया वापस, I1 आपके पास ये था जिसकी वैल्यू इसको इंटीग्रेट करना था, जो कि आगे सिंप्लीफाई होके क्या मिल रहा है आपको, a आपके पास 1 है, 1/x, और b आपके पास आया है -3/2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रेशन मुझे करना है, जो कि हो जाएगा सिंपल। 1/x का इंटीग्रेशन कितना है, log x, फिर -3/2 को, -3/2 एज अ कांस्टेंट हमने बाहर रखा, -3/2 को बाहर रखा। 1/2x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, log 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, x का कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर दोगे, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, log x -3/4 log 2x माइनस 1 प्लस c। इस तरह से आपको I1 मिल गया। और फाइनली फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमने लेट की थी, इंटीग्रल हमारे पास क्या था वहां पे, x/2 आ चुका था, और फिर आपके पास क्या था, माइनस में I1 था, प्लस I1 था, सॉरी प्लस I1, तो प्लस I1 में पूरी वैल्यू मैं प्लेस कर दूंगा। ये पूरा कंप्लीट इंटीग्रल का आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन ना लगा के पहले आप उसको डिवीजन वाली फॉर्म अप्लाई करोगे, देन उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन तो लगना ही है।
पार्शियल फ्रैक्शन तो आपको पूरा मैंने याद दिला दिया, लास्ट लेक्चर में हमने इसी तरह से सीखा था, ठीक है। ये बहुत सिंपल वाला पार्शियल फ्रैक्शन है, 2 ही फैक्टर थे इसमें तो सिर्फ, ठीक है। आगे देखते हैं, एक थोड़ा और इससे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। ये भी आपका एनसीईआरटी का ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ, सिर्फ वैल्यूज को चेंज कर देता है यहाँ पर। तो इसमें देखो आपके पास x² + 1 x² + 2, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर डिग्री आ रही है 4, और डिनोमिनेटर में देखो तो भी डिग्री 4 आ रही है। अच्छा, डिग्री 4 इक्वल है तो डिवाइड तो करना ही है, लेकिन पावर 4 को संभालना थोड़ा मुश्किल है। पावर 4 के हिसाब से हमारे पास 4 कॉन्स्टेंट्स डेवलप हो गए, तो 4 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको हर जगह x² दिख रहा है तो आप उसे t ले लो। आप सबसे पहले इसे लेट कर लो t = x², और उसके बाद डेरिवेटिव मत करना, आप इसका एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज मत करना, क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो dt/dx आपका 2x आएगा, तो 2x तो यहाँ पे है ही नहीं सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो आप सिर्फ इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमारी वर्किंग थोड़ी ईजी हो जाए, x² को t ले लो, और अब कंसिडर करो पूरा एक्सप्रेशन विदाउट इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन हम लास्ट में बात करेंगे। कंसिडर किया मैंने x² + 1 x² + 2, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वो लिया जा रहा है, x² + 3 और x² + 4, जिसको हमने t सब्स्टिट्यूट कर लिया x² को, तो ये एक्सप्रेशन बन गया t + 1 t + 2, और ये बन गया t + 3 और t + 4। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो एटलीस्ट क्वाड्रेटिक्स बन रही है यहाँ पे, ऊपर क्वाड्रेटिक बनी तो आपके पास क्या आ रही है, t² + 3t + 2, और डिनोमिनेटर में अगर मैं बात करूं तो t² + 7t + 12। अच्छा, डिग्री सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे रफ में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, t² + 7t + 12 से डिवाइड किया, बहुत सिंपल डिवीजन है, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। t² + 3t + 2, ये 1 पर आपका डिवाइड हो गया, t² + 7t + 12, तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि -4t -10 आ रहा है रिमाइंडर, और क्वोशिएंट आपका 1 आ रहा है। तो आपको क्या बोला था, px/qx किस में कन्वर्ट करोगे आप, क्वोशिएंट 1 है, रिमाइंडर आपका कितना है, -4t -10 अपॉन में ओरिजिनल डिनोमिनेटर t² + 7t + 12। अच्छा, फिर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। अच्छा, इंटीग्रेट तो अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी एलिमेंट t है, तो आप इसको रिकंसिडर करो, एक कंसिडरेशन हमारी हो गई, इसमें रिकंसिडर करेंगे, इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन पहले लगा लेते हैं, देन कन्वर्ट बैक करेंगे x² में, और फिर इंटीग्रेशन की बात सोचेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको कंसिडर अगेन, इसे इक्वेशन 1 मार्क करके अभी रख लेते हैं अपने पास, इक्वेशन 1 है ये, ठीक है। कंसिडर अगेन, ठीक है, ये तो आपका रफ कैलकुलेशन हो गया। हमारे पास कितना है, -4t -10 डिवाइडेड बाय t² + 7t + 12, जिसको हम लिख सकते हैं -4t -10, जो कि ओरिजिनली फैक्टर्स फॉर्म में क्या था, t² + 7t + 12 कहाँ से आया था, t + 3 t + 4 से। लीनियर फैक्टर्स दिखेगा तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाना और इजी है। इसको हमने कंसिडर कर लिया a के साथ t + 3 और b के साथ t + 4, क्लियर। फिर वही एलसीएम ले लेंगे जैसे हम लेते हैं, a के साथ एलसीएम लिया t + 4 और b के साथ t + 3 आ गया। जब भी डिनोमिनेटर एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो कंपेयर करके हटा देंगे, तो एलएचएस में तो आपको दिखेगा -4t -10 इस तरह से। अब सब्स्टिट्यूट क्या करते थे, एक बार t + 3 को 0 रखोगे आप, ठीक है। ये शो नहीं करना t + 3 को 0, आप अपने माइंड में एज्यूम कर रहे हो कि अगर मैं t + 3 को 0 लेता हूं तो t की वैल्यू -3 आएगी, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग में नहीं दिखा सकते कि लेट t + 3 0, क्योंकि डिनोमिनेटर का भी 0 थोड़ी हो सकता है, अदरवाइज तो फ्रैक्शन ही आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आप अपना बस रफ में वर्किंग कर रहे हो माइंड में, t की वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं यहाँ पे दोनों तरफ, तो कोई एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना एक इक्वेशन में वैलिड है ना। इस डिनोमिनेटर को 0 लेना वैलिड नहीं है, तो आप एज्यूम करोगे और t की वैल्यू -3 रख दोगे। t की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे -3 रखी आपने, तो -4 -3 आपका 12 हो गया, -10। अच्छा, यहाँ -3 रखोगे तो 0 हो जाएगी टर्म, यहाँ पे आपने रखा तो आपके पास आ गया 1, ठीक। तो a की वैल्यू आपको 2 मिल गई, a की वैल्यू आपको प्रॉपर 2 मिल गई। फिर नेक्स्ट फैक्टर t + 4 को हमने 0 एज्यूम किया, ठीक है, और t की वैल्यू -4 मिल गई, तो लेट करेंगे हम यहाँ पे t = -4,
जब मैंने -4 रखा तो ये हो गया 16 - 10, तो ये 6 हो गया। इधर देख लेते हैं, यहाँ पे ये 0 हो गया और वहाँ -4 रखा तो b के साथ -1 आ रहा है, तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी -6। कैलकुलेशन है ये तो आप समझ ही जाओगे, है ना, इतना हमने पार्शियल फ्रैक्शन प्रैक्टिस कर लिया कि ये चीज़ें तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। a मिल गया और b मिल गया, ठीक है, ठीक है। तो a और b अब मिल गया तो आप यहाँ पे रखोगे अब। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं फ्रॉम 1। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या थी? आपके पास था t² + 3t + 2 ओरिजिनली, t² + 7t + 12। इसका आंसर आया था 1 + -4t - 10 अपॉन में t² + 7t + 12, यह आया था इसका आंसर। और अब इस पूरे का आंसर क्या आ चुका है? इस पूरे का आंसर -4t - 10 वाले का आंसर ये था, सिंप्लीफाइड फॉर्म a + b। a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू आपके पास -6 है, तो आपने a की जगह रखा 1 अपॉन में t + 3 और b आया था आपका -6, उसके नीचे था t + 4, तो ये इसकी ये फॉर्म आपको मिल गई। अब जब आप इंटीग्रल की बात करोगे तो इंटीग्रल में तो आपका x है, x² + 1, x² + 2, x² + 3 और आपका x² + 4, ये लो। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि मुझे पता है भाई इसका इंटीग्रेशन करना है और इसकी फॉर्म ये थी, ठीक है, जिसमें मैं x² को t ले चुका था। अब इसका फाइनल आंसर ये आ गया, तो जहां जहां पे t है मैं x² वापस रख दूंगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में लेने से पहले। 1 + 1 अपॉन में यहाँ पे आएगा x² + 3 -6 x² + 4, ये इंटीग्रेशन dx इस तरह से। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, इसको तो साथ के साथ ही खत्म कर देंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है? x² + √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन अभी करना है। -6 यहाँ पे क्या होगा? x का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होना है, ठीक है। तो कर देते हैं, इसमें फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? x + 1/x² + a² का इंटीग्रेशन हमें पता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। उसके बाद -6 तो कांस्टेंट, 1/x² + a², अगेन सेम फॉर्मूला लग रहा है, 1/a tan इनवर्स x/a + c। बस 6 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, और तो सिंप्लीफिकेशन में कुछ भी नहीं है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। तो बस ये कैंसिल हो गया आपका, -3 टाइम्स tan इनवर्स x/2 आ गया, ठीक है। तो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था बच्चों, जिसमें आपको x² 4 बार दिखा, जिसको आपने t लिया, फिर हमारा स्पेशल केस मैच हो गया जिसमें डिवीजन की रिक्वायरमेंट हुई, और डिवीजन करने के बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, रिकन्वर्ट करा x में, है ना, x में कन्वर्ट करा और फिर इंटीग्रेट कर दिया। नॉर्मल फॉर्मूले लगे इंटीग्रेशन में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार करके देख लेना इसको प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में 1-2 मिलेंगे जिसमें पावर फ्रैक्शन में आएगी। अच्छा, कुछ शुरू के लेक्चर्स में हम ऐसी कंडीशन देख चुके हैं पहले भी, x की पावर 1/2 है और नीचे x की पावर 3/4 है। जब पावर फ्रैक्शन में आती है ना बच्चों, तो उसमें क्या करोगे आप, जो फ्रैक्शन है, मतलब जैसे यहाँ पे अपॉन में 2 और ये 4 है, ठीक है, फ्रैक्शन वाला जो, मतलब डिनोमिनेटर में जो टर्म है आपकी, इधर डिनोमिनेटर में 2 है, इधर डिनोमिनेटर में 4 है, आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे 2 और 4 का, तो ऑब्वियसली 4 ही आएगा। तो आप वो 4 x की पावर असाइन कर दोगे। कैसे करेंगे? देखो, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें लेट कर लेंगे हम x = t⁴। कुछ एक पावर असाइन कर दो एक वेरिएबल को। दोबारा अगर मान लो ये 1/2 और 1/3 होता, सुनो ध्यान से, अगर ये 1/2 और 1/3 होता, पावर आपकी पावर जो फ्रैक्शन में आ रही है 1/2 1/3 है, तो 2 और 3 का आप एलसीएम लोगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, तो आप x को t⁻6 ले लोगे। यहाँ पे 1/2 और 3/4 था, तो फ्रैक्शन में 2 और 4 था, 2 और 4 का एलसीएम लिया, 4 आया, आपने x को t⁴ लेट कर लिया। तो इसका ये तरीका होता है करने का। अब डेरिवेटिव करके देख लो, हाथ के हाथ ही, यहाँ पे dx/dt क्या आ रहा है? dx/dt आपके पास आएगा 4t³ और dx की वैल्यू क्या बन जाएगी इस बेसिस पे? 4
टी क्यूब डी टी। एक तो ये हमने वैल्यू निकाल के रख ली। देन अब मेरी रिक्वायरमेंट है x की पावर 1/2 की। यहां से x की पावर 1/2 क्या होगी? देखो अगर मैं इधर 1/2 अप्लाई कर रहा हूं, इधर भी 1/2 अप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। और x की पावर 3/4 की रिक्वायरमेंट क्या होगी? x रेज़ टू पावर 3/4। देखो अगर मैं 3/4 करूंगा तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, टी क्यूब बन जाएगा। तो अब देखें इंटीग्रल रिड्यूस होके क्या मिल रहा है मुझे, इंटीग्रल रिड्यूस होके x की रेज़ टू पावर 1/2 तो टी स्क्वायर आ चुका है, 1 प्लस x रेज़ टू पावर 3/4 मेरे पास टी क्यूब आ गया, डॉट dx की वैल्यू, dx की वैल्यू कितनी है? 4 टी क्यूब dt। इसमें 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। चलो यहां तक ले आते हैं हम, नेक्स्ट पेज हमारे पास है, देख लेते हैं। यहां पर 4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन मुझे जो दिख रहा है टी रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस टी रेज़ टू पावर 3 है। तो देखो कंडीशन तो वही आ गई कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा है, तो आप नॉर्मली इसको डिवाइड करोगे। अच्छा डिवाइड अगर मैं रफ में करूँ यहाँ पे, अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म डिवीजन में आपको पता है 1 प्लस टी क्यूब से डिवाइड मत करना, टी क्यूब प्लस 1 से करोगे, डिग्री आगे होनी चाहिए। टी क्यूब प्लस 1 से अगर आप डिवाइड करते हो, ठीक है, इसको यहाँ पे कर लेंगे, नेक्स्ट पेज पे देख लेंगे। फिर जैसे मान लो टी रेज़ टू पावर 5 ले लिया, तो आपको पता है ये टी स्क्वायर आएगा, तो ये आपके पास आ गया टी रेज़ टू पावर 5 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये माइनस टी स्क्वायर बना, है ना। और तो हो ही नहीं रहा इसमें, बस यही आएगा इस हिसाब से। तो टी स्क्वायर पहले आ गया, तो नॉर्मल सी डिवीजन थी आपकी, नॉर्मल सी डिवीजन थी। और अगर मैं इसको अपने पुराने वाले कॉन्सेप्ट की बात करूं तो क्वेश्चन मेरे पास कितना आया? टी स्क्वायर, रिमाइंडर कितना है? माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी क्यूब डी टी, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। इंटीग्रल मेरे पास है 4 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी क्यूब डी टी। तो इसमें आप देखो ये वाले टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आपने कर दिया आसानी से, इसको तो आप कर दोगे इजीली इंटीग्रेशन। कितना हो जाएगा? टी रेज़ टू पावर 3/3 माइनस इसका इंटीग्रेशन अभी मुझे करना है। अच्छा इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की नीड नहीं हुई, आपके डिवीजन वाला केस तो यूज हुआ है, पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 प्लस टी क्यूब का डेरिवेटिव देखोगे तो आता 3 टी स्क्वायर, और ऊपर टी स्क्वायर है, बस 3 मैनेज करना है, वो हम कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। कैसे करेंगे हम इसको? देखो आप, इसको मैंने क्या किया, 3 से डिवाइड एंड 3 से मल्टीप्लाई। तो आप देखो 1 प्लस टी क्यूब का एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में दिखना शुरू हो गया। जब नीचे वाले फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर दिखता है आपको, तो आप लिखते हो लॉग डिनोमिनेटर, बहुत बार पढ़ रखा है। 1 अपॉन, हमारे पास क्या इंटीग्रेशन होता था? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स अगर होता है तो लॉग एफ एक्स होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ पे बचा टी क्यूब माइनस में लॉग 1 प्लस टी क्यूब, ठीक है। एक सेकेंड, ये मोड लगेगा पहले, फिर ब्रैकेट प्लस सी। अच्छा टी में तो छोड़ नहीं सकते हम, हमारे पास क्या था इसमें, ये देखो टी क्यूब अगर आपको निकालना है, टी क्यूब आपके पास x रेज़ टू पावर 3/4 है ना। टी क्यूब आपके पास दोनों जगह टी क्यूब ही है, सॉरी पीछे चला गया ज़्यादा, तो दोनों जगह टी क्यूब ही है, तो आप आंसर रख दोगे 4/3। यह है आपके पास x रेज़ टू पावर 3/4 माइनस में लॉग 1 प्लस x रेज़ टू पावर 3/4, ये आपका इसका सॉल्यूशन बन गया। तो इसमें डिवीजन वाला केस लगा, क्योंकि डिग्री ऊपर 5 थी नीचे डिग्री 3 थी, तो आपको डिवीजन करना था, डिवाइड किया। तो हमने देखा यहाँ पे एक जगह तो नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया जैसे होता है, इसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की नीड नहीं पड़ी, सब्स्टिट्यूशन का ही केस बन गया है। तो ईजी क्वेश्चन हो गया आपका ये, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हो रहा है बच्चों, वो देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल वाला है, इसमें बस वही मैं आपको एप्लीकेशन दे रहा हूँ कि ऐसे ईजी क्वेश्चन में भी पार्शियल फ्रैक्शन लगने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें, क्योंकि एक ही फैक्टर है। जब अलग अलग फैक्टर होते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, लेकिन हमारा जो px/qx वाला केस है उस पर फोकस करो। न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, और स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में। x+1 से मैंने इसको डिवाइड किया, x+1 से डिवाइड किया x क्यूब को, तो यहाँ पे आपका x स्क्वायर, ये बना आपका x क्यूब प्लस x स्क्वायर,
फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर आपके पास आ गया ये माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, बस इस तरह से आप डिवाइड करते रहोगे। यहाँ पे एक्स आ गया तो प्लस वन, तो एक्स प्लस वन माइनस माइनस रिमाइंडर इज माइनस वन। तो आपने नॉर्मल डिवीजन करा। और इंटीग्रल पे अगर मैं बात करूँ तो हमने इसकी फॉर्म क्या सीखी है, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट आपका है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एंड रिमाइंडर इज माइनस वन अपॉन में एग्जैक्ट डिनोमिनेटर। यहाँ पे इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो अगर आपने फॉर्म आइडेंटिफाई कर ली तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये वन मार्कर है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो आप इस पार्ट का तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली करते जा रहे हो, एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वन का एक्स हो गया, और वन अपन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी। बस दो लाइन में हो गया, वन मार्कर, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए बेसिक क्वेश्चन आपके। अच्छा, फिर आजकल एमसीक्यू में भी क्वेश्चंस आपके आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके। एग्जाम्पलर अगर आप उठाओगे तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, तो एक क्वेश्चन मैं आपको वो भी करवा देता हूं। ये देखो है ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का, इसमें ए और बी आंसर में इंटीग्रल का आंसर दे दिया आपको, लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं है, आपको सॉल्विंग तो पूरी ही करनी पड़ेगी। आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आप इसको समझ जाओगे कि भाई ये लीनियर फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म है। अच्छा, डिवीजन वाला केस नहीं है, मैंने बस एक अलग से क्वेश्चन ले लिया आपको एक फॉर्म समझाने के लिए कि एमसीक्यू में आपको ए बी के चार ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा। तो मैंने वो चार ऑप्शन नहीं दिया, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर कंसिडर करा इंटीग्रेशन, तो हम लास्ट में सोचेंगे। हमने यहाँ पे कंसिडर किया वन अपॉन एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसमें लीनियर फैक्टर के लिए हमारे पास ए आएगा, और आगे अगर क्वाड्रेटिक है तो उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर लीनियर फैक्टर ले लेते हैं बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। याद आ गया, ये फॉर्म्स हमने पढ़ रखी है सारी। अब हमने एलसीएम लिया, ए के साथ एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन आया, और बी एक्स प्लस सी के साथ आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस टू। इस तरह से डिनोमिनेटर में एलसीएम सेम ही आना होता है। आपको बताया था एलएचएस में जो एलसीएम है, मतलब एलएचएस का जो डिनोमिनेटर है वही इसका एलसीएम बनना ही बनना है, ठीक है। एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऊपर वन, कंपेयर किया, डिनोमिनेटर्स को हटा दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जिसमें से हमें वैल्यूज निकालनी है। अब ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस टू। तो इसमें क्या करते थे हम, ये मेरे पास इक्वेशन है, इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। जो लीनियर फैक्टर है उसको तो मैं जीरो एज्यूम करके एक्स की वैल्यू माइनस टू ऑब्टेन कर लूंगा और वो यहाँ पे रख दूंगा। तो यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे निकाल लेते हैं। लेट कर मैंने एक्स इक्वल टू माइनस टू, जब एक्स को माइनस टू लिया तो देखो एलएचएस पे तो कोई इफेक्ट होने ही नहीं है, वो तो वन ही रहेगा, एक्स है ही नहीं, सब्स्टिट्यूट कहाँ करे। यहाँ माइनस टू रखा हमने, माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस वन फाइव हो गया, ये फाइव हो गया आपका, ठीक है। यहाँ माइनस टू रखोगे तो पूरी टर्म जीरो हो गई, तो आपको ए तो मिल गया डायरेक्टली, जैसे कि एक फैक्टर तो हमें आसानी से मिल ही जाती है, कांस्टेंट की वैल्यू वो मिल गई, ठीक है, माइनस टू रखने पे। अब पॉइंट है कि इसको तो जीरो रखते नहीं थे हम, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसमें एक्स को जीरो रखोगे तो आयोटा आ जाएगा, तो लीनियर फैक्टर्स को ही हम जीरो रखते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या करा था मैंने कि एक्स की जो वैल्यू आप यूज कर चुके हो उसको छोड़ के बाकी कोई और वैल्यू एज्यूम करो अपने आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो सबसे छोटी वैल्यू इस केस में हम जीरो को एज्यूम करते हैं। जीरो एज्यूम करूंगा तो देखो एलएचएस में तो वन ही रहेगा, एलएचएस में वन है। फिर ए के साथ यहाँ पे एक्स स्क्वायर को जीरो रखा तो ये वन हो गया, ठीक है ना, जीरो प्लस वन वन हो गया। यहाँ पे एक्स को जीरो रखा तो ये तो बी इंटू जीरो जीरो हो गई वैल्यू, सी बचा, यहाँ पे सी बचा, और जीरो प्लस टू टू आ गया, जीरो प्लस टू टू आ गया। अब ए की वैल्यू वन अपॉन फाइव, ए की वैल्यू वन अपॉन फाइव, यहाँ पे टू सी, तो ये इधर माइनस करोगे तो फोर बाय फाइव, टू सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, टू बाय फाइव, सी की वैल्यू आ गई टू बाय फाइव। अच्छा, अब मेरे पास सी मिल गया, ए मिल गया, एक्स की वैल्यू में जीरो ले चुका हूँ, माइनस टू ले चुका हूँ, अदर देन दीज वैल्यूज हम वन ले लेंगे इस बार, तो इधर ही ले लेते हैं ताकि इक्वेशन पूरी दोबारा ना लिखनी पड़े। एलएचएस में तो वन ही रहेगा, एक्स को वन ले रहा हूं मैं तो ये आ जाएगा वन प्लस वन टू हो गया, टू ए, ठीक है। इधर क्या आ रहा है, वन ले लिया एक्स को, बी प्लस सी, और इधर क्या है वन प्लस टू थ्री, तो ये थ्री और बी प्लस सी, तो ये कितना आ जाएगा थ्री बी प्लस थ्री सी। अब जो वैल्यूज है आपके पास वो रखनी शुरू करो। ए की वैल्यू कितनी है
1/5, तो ये आ गया 2/5। अच्छा ये 3 भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 3c, ये कितना बन जाएगा 6/5। ठीक है, 2/5 और 6/5 हो गया 8/5। 8/5 को इधर ले आएंगे, इधर ही देख लेते हैं सॉल्विंग, इसके लिए पीछे क्यों जाए अभी हम। 8/5 को इधर ले आए, 1 माइनस 8/5। ठीक है, यहाँ पे 3/5 चल रहा है, तो ये एलसीएम लेने के बाद मिल गया -3/5, तो b आपको मिल गया -1/5। कैलकुलेशन का वर्क देखो आप तो स्किप करके आगे खुद भी कर सकते हो। ABC मिल गया। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, मेरे पास इंटीग्रल जो था वो था dx x+2 और नीचे x²+1 था। ठीक है, वैल्यूज के लिए अभी पीछे जाना पड़ेगा। हमारे पास था a, है ना, a b और c, फिर a 1/5 है, b -1/5 है, c 2/5 है। a 1/5, ठीक है, b आपका क्या था -1/5, b के साथ आपका x था और c के साथ आपका मतलब c के लिए 2/5 थी, ये bx + c था अपॉन x²+1। इस तरह से हमने फॉर्म लेट की थी उसकी, a/x+2 bx + c अपॉन x²+1। अब किस किस का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो सकता है, 1/5 को बाहर लेकर आए कांस्टेंट, तो x+2 का इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर आप -1/5 एज अ कांस्टेंट बाहर रखा आपने, तो इसमें क्या किया मैंने, x के नीचे ना x²+1 पूरा लिख दिया एक ही बार में ऐसे। फिर 2/5 एज अ कांस्टेंट बाहर, 1 में x²+1 इस तरह से। ठीक है, तो इसका तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो गया 1/x+2 का log x+2। ठीक, यहां पर x²+1 है, इसका डेरिवेटिव 2x होता है, तो यहां पर 2 की कमी है, तो मैंने यहां पे क्या किया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, इस तरह से। ठीक, और इसका तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन बन गया 1/x²+1 tan 1x होता है प्लस c, इसका इंटीग्रेशन बस कर देते हैं। इसके इंटीग्रेशन में क्या होगा, याद आ रहा है आपको, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर रखो, पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया था, तो आ जाता लॉग डिनोमिनेटर, लॉग डिनोमिनेटर, बाकी सब सही यहां पर। अब इसको जरा पीछे वाली इक्वेशन से मैच करेंगे, देखते हैं पीछे a और b इसने कहा रखा हुआ था। a रखा हुआ है log 1 + x² के साथ और b रखा हुआ है tan 1x के साथ। ठीक है, a रखा हुआ था log x²+1 के साथ, है ना, ऐसे ही तो है ये a log x²+1। अच्छा, फिर b रखा हुआ है tan 1x के साथ, और फिर था +1/5 log x+2 जो कि एग्जैक्टली मैच हो रहा है, प्लस c। देखो ये वाली टर्म log x+2 वाली टर्म तो मैच हो गई। अब x²+1 log x²+1 का कोएफिशिएंट a, यहाँ पे -1/10, तो ऑन कंपेयरिंग मुझे a मिल गया -1/10, और यहाँ पर tan 1x के आगे b, और यहाँ पे tan 1x के आगे 2/5 है, तो b मिल गया 2/5। तो इस तरह से आपको a और b निकालने के लिए बोल सकता है। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी बन सकता है, अच्छा एमसीक्यू में भी। अब एमसीक्यू में देखा जाए तो लेंदी है काफ़ी है, लेकिन कोई और शॉर्टकट नहीं है, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है तो आप वैल्यूज निकाल पाते हो। तो यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बच्चों आपका खत्म हो गया। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो तभी समझ आता है जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपकी कमांड पे हो। इनडेफिनिट को अच्छे से पहले आप रिवाइज करो, इसको कमांड पे ले आओ, देन डेफिनेट इंटीग्रेशन हम आगे शुरू करेंगे। थैंक यू।